इस विशिष्ट गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ उपस्थित व आपके सामने जो बैठे हैं पिताजी, समस्त फैकल्टी, ऑल दी फैकल्टी और प्रोफेसर्स, आप सब जैसे ये लोग मेरे लिए भी वंद्य हैं। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी यदि मैं इंडिविजुअली इन लोगों के साथ कुछ बात करता हूँ तो मैं जरूर कुछ न कुछ मैं नया सीख पाऊँगा। तो आप सभी डायरेक्टर, फैकल्टीज, all my colleague students, मैं लेडीज जेंट्स नहीं बोलता, all my colleagues, मैंने अभी उठने से पहले सर से पूछा, गुप्ता सर से, सर मुझे कितने टाइम तक बोलना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्लास में पीरियड तो 40 मिनट का रहता है और कभी अच्छा सब्जेक्ट खींच जाए तो 45 से 50 मिनट में हो जाता है। तो जब स्टूडेंट और प्रोफेसर लोग बैठे होंगे तो एक आधा कोई आदमी जिसको बहुत रेयरली ऐसा चांस आता है सबके साथ बात करने का, वो टाइम के बारे में तो सोचता है। मैं इतना ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपकी क्लास में जितना, लेकिन आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं, जैसे कि कहा जाता है कि गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर, या कहिए ये चातुर्मास, 4 माह का जो विशेष जो अवसर है, चातुर्मास कहा जाता है संतों का। इसमें क्या होता है, जब संत एक जगह रहते हैं और लोग इकट्ठा होते हैं तो मेन क्या है, संतों तो शायद पूरा समय नहीं बोलते, लोगों एक दूसरे से बाकी लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अनुभव शेयर करते हैं। और ये अनुभव जो है, एक्सपीरियंस जो है, यही आगे चल के आपके लिए उपदेश बन जाता है। तो मैं भी कोई आपको यहाँ गुरु पूर्णिमा का निमित्त ज्ञान नहीं दूंगा, प्रबोधन नहीं करूँगा, प्रवचन नहीं करूँगा, मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो मैं 1980 के अंदर एज ए जियोलॉजिस्ट करके, जब जेके स्टेट के अंदर, अभी जिसको लीडार वैली बोलते हैं, लीडार वैली एंटीक्लाइड, मतलब सोनमर्ग से लेकर तो आशिम गांव, पहलगांव तक, ये जो पूरा रीजन है, वहाँ ग्लेशियोलॉजी डिवीजन में मैपिंग कर रहा था डेफिनेशन के ऊपर। तो समय तो था उस समय कोजागिरी पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा है, लेकिन मुझे अभी बैठे बैठे याद आ गया, उस समय भी पूर्णिमा थी, लेकिन कोजागिरी पूर्णिमा तो आती है अक्टूबर के आसपास। तो वहाँ तो कहीं अमरनाथ की भीड़ नहीं रहती उस समय, सब लोग वापस आ जाते हैं। तो वहाँ सिर्फ क्या रहता है, वहाँ सिर्फ ग्लेशियर रहता है, अमरनाथ की पहाड़ी रहती है और जंगल तो है नहीं, तो बस वहाँ बर्फ रहती है। तो मैं उस समय जब ना ग्लेशियोलॉजी डिवीजन के लिए सैंपलिंग के लिए वहाँ गया, तो मेरे साथ जो कुछ कलीग्स थे, कुछ सीनियर थे, मेरे साथ एक मेरे मित्र थे, सीनियर जियोलॉजिस्ट थे कर्नाटक से, गणेश। मैंने कहा चलो तलाड़ी कर अमरनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो आप यदि आप में से अमरनाथ गए होंगे तो आप कल्पना कीजिए, जब हम अमरनाथ में खड़े होते हैं तो एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं तो जो ऊंचा पहाड़ दिखता है बर्फीला,
इट इज ए परमानेंट ग्लेशियर, उसको कहते हैं लेहनार ग्लेशियर। तो वहाँ हम गए, वहाँ से उतर रहे थे, उधर कहा चलो अमरनाथ चलते हैं। तो बर्फ, तो अमरनाथ चले गए। वहाँ जाने के बाद ये जो मेरे साथ कृष्ण गणेशन थे, उन्होंने क्या किया होगा, तो वहाँ जो बर्फ का ठंडा पानी था, वो बर्फ के ठंडे पानी से उन्होंने स्नान किया। फिर जैसे साउथ के अंदर लोग हैं, भस्म लगाया। फिर उन्होंने कहा, पालथी मान के बैठ गए। मैं बोले यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे। अमरनाथ किया, जो गड्ढा जैसा था, बर्फ तो नहीं था। मेरे साथ 2-3 लोग थे, तो हम लोग तो बर्फ में भूज रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो स्नान करते। तो हमने कहा बस हमको तो अमरनाथ जी का दर्शन देख के हमारा स्नान हो गया, हम तो पवित्र हो गए। तो हैवरसेक जो है, उसके हिसाब से यदि सामान निकालना हो, तो जो कम छूद हैं बर्फ में चलने के, उनको निकाल के बर्फ पे चलना ये भी मुश्किल है। तो ऐसे समय ये आदमी वहाँ पालथी मान के बैठा है, हम वैसे ही जूते पहन के वहाँ बैठे। उन्होंने पूरा रुद्र का पाठ किया। फिर उन्होंने फिर से अपना ड्रेस चेंज किया, हमारे साथ नीचे आ गए। फिर हम जब सोनमर्ग के अंदर अपने रेगुलर ट्रेन के अंदर बैठे, तो हर एक आदमी ये 5-6 हज़ार की चढ़ाई के बाद में, बर्फ के बाद जाने के बाद में, जब सोच रहा था कि हम कब गर्मा गर्म चाय पिएंगे, आराम करेंगे, तो यह आदमी नहा धो के फ्रेश होकर हमारे पास आके बैठ गया। हमसे पूछ रहा था अब क्या करेंगे, चलो कोई डिस्कस करते हैं। तो मुझे तो आश्चर्य लगा कि पहले से उस समय 10 साल आई वॉज रनिंग 30, ये आदमी 40-45 का आदमी इतना घूम फिर के आ गया हमारे साथ में, और अभी हमसे बात कर रहा है फ्रेश, चलो कहीं घूमने चलते हैं, देखते हैं। मैंने उनको पूछा कि सर, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप जब इतना हमारे साथ में, आप बहुत ज़्यादा तो हमसे छोटे भी नहीं, हमारे एज के भी नहीं हैं, हमसे सीनियर हैं, आप जब इतना ग्लेशियर हमारे साथ घूम के आ गए, सर्वे किया आपने, और फिर भी आप इतने फ्रेश हैं, तो आप में ऐसी क्या खास बात है, आपने कैसे अचीव किया? तो उन्होंने हंस के कहा, मैं समझ गया आप क्या समझते हैं। तो हमें लगा कि मैंने उनको डायरेक्ट पूछा, आपको योग वोग करते हैं क्या? हमको तो इतना ही मालूम है कि बर्फ के अंदर यदि ऐसा कोई आदमी रहता है तो वो योगी हो सकता है। ये उन्होंने कहा है कि कॉमन मैन, मैं तो आपके साथ में रहता हूँ, आपके ही जैसा जियोलॉजिस्ट, आपके ही जैसा घूमता फिरता हूँ, तो आपने कभी मुझे देखा योग वोग करते हुए? मैंने कहा साहब, हमको तो इतना मालूम है कि बर्फ के अंदर कोई ऐसा रहता है, इस ढंग से आप जिस हिसाब से फ्रेश है, तो शायद कोई योगी ही ऐसा कर सकता है। उनका ऐसा नहीं है। एक बात देखिए, जो मुझे उन्होंने कहा देखिए, इफ यू कैनॉट चेंज इन्वायरमेंट, यू कैन एट्यून योरसेल्फ विद द चेंजिंग इन्वायरमेंट। आप अपने को खुद को उस हिसाब से ढाल सकते हैं। तो मैंने वो तो उसका प्रिंसिपल पकड़ लिया। मैंने ये तो मुझे मालूम है कि जब आपके पास स्कॉर्चिंग हीट है, 46 के ऊपर यदि टेम्परेचर चला गया, तो आप भूख को आप रोक नहीं सकते। यदि 40 के ऊपर बरसात आ रही होगी, उसको आप नहीं रोक सकते। यदि ठंड आपकी इतनी हो गई कि आप 0 डिग्री में चलेंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन धूप और बरसात के लिए यू कैन प्रिपेयर योर ओन अम्ब्रेला, आप अपने लिए अम्ब्रेला को रख सकते हैं। तो मैंने कहा देखिए, हर एक आदमी को अपना एक अम्ब्रेला होना चाहिए।
ये जो उसका अम्ब्रेला है वो उसको किसी भी चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर उसको सही और स्वस्थ रख सकता है। यदि आप खुद को सही और स्वस्थ रखेंगे तो आप लोगों का नर्सिंग करेंगे। लोगों की सेवा कब करेंगे? जब आप खुद हेल्दी और फिर यू आर हीलिंग योर सेल्फ। किसी भी कंडीशन के अंदर आपका रेसिस्टेंस यदि अच्छा है, इफ यू कैन रिटेन योर हेल्थ इन एनी सर्कमस्टांसेस, तो आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं। तो हमने तो देखा अभी कोरोना के अंदर आधे लोग तो सफर कर रहे थे और आधे लोग सेवा कर रहे थे। तो सेवा करने वाले कुछ अलग थे क्या? उनका कोई मेक अलग था क्या? उनके अंदर क्या था? उनके अंदर एक सेल्फ मेड रेजिस्टेंस था। हाउ टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। तो मैंने उनको पूछा कि ये जो आप कहते हैं ये कहने के लिए तो आसान है, आपने कैसे इसको अचीव किया? तो मेरे कलीग थे, उन्होंने कहा कि सर क्या है कि आप इसी एरिया में रहते हैं, हर किसी टीम के बाद में आप कभी इंडिविजुअल या किसी के साथ में पहाड़ चढ़ते उतरते हैं, तो आपको तो एक प्रैक्टिस हो गई कि आप इस कंडीशन के अंदर रह सकते हैं। तो उनका ऐसी कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट। उन्होंने एक वर्ड दिया, प्रैक्टिस मेक अस परमानेंट। प्रैक्टिस मेक अस परमानेंट। यदि आप एक ही गलती को बार बार दोहराते हैं तो समझिए कि वो आपको गलती करने की आदत होगी। लेकिन कभी आपको एक खास टाइप का वर्क करने का यदि शेड्यूल आपका बन गया है तो आपका बॉडी क्लॉक इस टाइप से काम करता है कि वो आपकी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक उस ढंग से काम करना चालू कर देती है। तो फिर क्या करते हैं, मैं क्यों ये बता रहा हूँ? तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैंने फिर मेरा प्रश्न था, हाउ यू प्रोक्योर दिस कंसेप्ट। आपको ये कंसेप्ट आया कहाँ से? उन्होंने कहा आपने गीता पढ़ी है? उनका गीता तो पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, बचपन से प्रवचन सुनते आ रहे हैं। उन्होंने कहा गीता पढ़ना बात अलग है, गीता का अनुभव करना बात अलग है। और गीता से वाकई लाइफ में कुछ सीखना ये बात और भी अलग है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने गीता से क्या देखा, गीता में क्या सुना? तो मैंने कहा जो हम प्रवचन में सुनते हैं वही है। किसी ने कहा गीता में भक्ति मार्ग है, किसी ने कहा ज्ञान मार्ग है, किसी ने कहा कर्म मार्ग है, किसी ने कहा वेदांत है। उन्होंने कहा आपने खुद क्या देखा? मैंने कहा मुझे तो ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपने गीता रहस्य ग्रंथ पढ़ा है? पढ़ा तो है। तो गीता रहस्य में लोकमान्य तिलक उन्होंने जब ग्रंथ लिखा तो उन्होंने गीता में क्या देखा? तो मैंने तो उनको इतना ही बताया कि मैंने ये देखा कि गीता रहस्य ग्रंथ के अंदर लोकमान्य तिलक ने कर्म मार्ग के बारे में बताया, फिर उन्होंने इवोल्यूशन के बारे में बताया। गीता में कहीं भी ऋग्वेद का उल्लेख नहीं है, तो उन्होंने ऋग्वेद का जो नासदीय सूक्त है उसका रेफरेंस बता दिया। तो ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग ने वो भी बता दिया। तो मुझे लगा कि वही अच्छी बात है। उन्होंने कहा गीता में ज्ञान ही है। उनका क्या बात करें? आगे कोई बैठा होगा, बोले का गीता में विज्ञान तो खैर ठीक है क्योंकि ज्ञान विज्ञान योग है,
लेकिन गीता में जियोलॉजी और इन्वायरमेंटल जियोलॉजी का क्या संबंध हो सकता है? तो उन्होंने कहा आपने यदि गीता रहस्य पढ़ा होगा तो लोकमान्य तिलक जी ने उसी ग्रंथ के आधार पर और दो ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों के नाम हैं, एक ग्रंथ है अर्कटिक होम ऑफ वेदास, अर्कटिक होम ऑफ वेदास, और दूसरा ग्रंथ है उसका नाम है होरायन। तो क्या है होरायन? क्या है? तो वैदिक टाइम स्केल और गैलेक्टिक टाइम स्केल, इसके बारे में गीता में उनको सूत्र मिल गया, एक सूत्र जिसमें उन्होंने कहा मासा नाम मार्गशीर्षो, वही एक सूत्र लेके उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख डाला। और फिर उनको लिखा षणमासा, उत्तरायण दक्षिणायन, उन्होंने दूसरा ग्रंथ लिख दिया अर्कटिक होम ऑफ वेदास। और उन्होंने प्रूव किया उस समय लोकमान्य तिलक जी के समय जो लोग ब्रिटिशर्स वेस्टर्न बोलते थे कि आर्यंस हैव कम समवेयर फ्रॉम द यूरोप और वेस्टर्न कंट्री, उन्होंने कहा आर्य तो यहीं के हैं, वीरू के कहाँ से उधर गए? तो ये कहाँ से निकाला? मैंने कहा ये गीता से उन्होंने निकाला, गीता के सूत्र। फिर उन्होंने कहा यदि आपको कुछ वाकई सोचना है, आप भी गीता से कुछ सोचिए, आप भी गीता से ही कुछ निकालिए। मैंने को कहा मुझे कुछ क्लू तो दीजिए, गीता से भी इस प्रकार से निकालना है तो कुछ क्लू दीजिए मुझे। उन्होंने कहा एक बात सुनो, गीता में 6वें अध्याय में कहा आत्मेव आत्मनो बंधो आत्मेव विभो आत्मा, आपकी आत्मा ही आपकी बंधु है, आपकी आत्मा ही आपकी शत्रु है। और दूसरा क्या है? आत्मसंस्थम अनकृत्वा न किंचिदपि चिंते। मैंने उनको बीच में रोकते हुए कहा कि सर लोग तो ऐसे होते, आत्मा नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर आत्मा के साथ में मन कैसे लगेगा? और आत्मा हमारे शत्रु मित्र कैसे हो गया? उन्होंने कहा जब उपनिषद वाले ऋषि लिख रहे थे उपनिषद, उनको मालूम था कि 21वीं या 20वीं सदी के अंदर कुछ स्टूडेंट या कुछ विद्वान ऐसे प्रश्न पूछेंगे आत्मा के बारे में क्या है। एक सूत्र कहा आत्मे वो आत्मो वही प्राणा, आपके अंदर जो प्राण है वही आत्मा है। वो आत्मसंस्थ मनक कृत्वा, आपका मन जो है यदि प्राण के साथ में सम्मिलित है, न किंचित भी चिंता, यदि आप चिंता छोड़ देंगे तो क्या होगा? तो बहुत बाद में मुझे एक सूत्र ऐसा मिला, यतो यतो निश्चरती मना ततो ततो प्राणो निश्चरती। चले चित्त चले प्राण। आपका ये मन डावाडोल हो गया तो आपका ब्रीदिंग कंसंट्रेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। और यदि आप मेडिटेशन करते हैं और ब्रीदिंग कंट्रोल करते हैं तो आपका मेंटल भी स्टेबल हो जाता है। तो ये तो मुझे सीख मिल गई उनकी। तो उन्होंने कहा जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो मैं तो सीधा सीधा इस टाइप से मेडिटेशन करता हूँ। शुद्धोदेशे प्रतिष्ठापन, किसी शांत जगह बैठ के जंगल के अंदर बैठने के बाद में इस प्रकार जब मैं ब्रीदिंग कंट्रोल कर लेता हूँ मेरा मन शांत हो जाता है। तो मैंने कहा, मन में कहा कहना जितना आसान है उतना ही करना कठिन है। तो फिर मैंने कहा हम तो शहर में रहते हैं, हम तो अपने अपने ढंग से काम करते हैं, हमारे लिए हम क्या करना चाहिए आपको, हम क्या सोचेंगे। तो फिर उन्होंने कहा आपको अपने लिए खुद सोचना है। तुमको तो गीता से तुम्हारे सूत्र जो है
वो खुद को ही निकाल के लाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूँ कि सन 80 से लेकर सन 2010 तक जब मैं बार बार गीता का कभी न कभी किसी न किसी पद्धति से अभ्यास करता रहा तो मुझे भी सूत्र मिल गए और अब मैं वो सूत्र अब सब स्टूडेंट के सामने डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। मुझे क्या सूत्र मिला तो मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा छंदों में मैं गायत्री हूँ, गायत्री छंदाना, छंदों में मैं गायत्री हूँ। तो उन्होंने ओंकार का भी वर्णन कर दिया और शुचो देशे प्रतिष्ठा ध्यान का भी वर्णन कर दिया। तो एक और शब्द उन्होंने कहा प्राणात अपाना जुग्नोति, क्या है ये? यज्ञ है। प्राणायाम करना ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। मैंने कहा ये 3 सूत्र यदि मिल गए तो इससे क्या हो सकता है? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब मैंने एक टाइप का अपना खुद के लिए पैकेज बनाने का सोचा तो मैंने कहा एक बात हम ऐसा कर सकते हैं, कोई गायत्री ले लेने मंत्र, ओंकार ले ले और ब्रीदिंग का कोई टेक्निक ले। तो गायत्री कौन सी है? तो एक गायत्री हंस गायत्री, हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। ये गायत्री का है, ये सामवेद है। ओंकार, ओंकार तो सब जानते हैं, लेकिन ओंकार का आप उच्चारण कैसा करते हैं, इसका यदि आपको अभ्यास करना है तो उसके लिए आपको सामवेद पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए नारदी शिक्षा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये बता दूं कि सामवेद में ओंकार को उद्गित गान कहा गया है, ओंकार गायन कहा गया है और कहा गया है कि ओंकार कम से कम 26 पद्धति से गाया जा सकता है। तो हमको सामान्य रूप से दीर्घ ओंकार करते हैं। और तीसरा कभी आपने सुना होगा मुद्रा विज्ञान। तो मुद्रा ये तो कॉमन आदमी बहुत पढ़ते हैं, प्रवचन भी देते हैं, किताबों में लिखते हैं, नेट पे भी है, लेकिन किसी ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया होगा तो मैं आपको बता दूँ कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो यहाँ जो अग्नि तत्व है और यहाँ जो प्राण तत्व है, वायु तत्व, ये जब इसका मीटिंग करते हैं, लगाते हैं तो क्या होता है? कंसंट्रेशन। यदि इस उंगली को नीचे ले गए, अंगूठे के नीचे, तो यदि बैठे बैठे यदि किसको सोफे के ऊपर बैठने के बाद यदि अकड़न आ गई, बहुत ज़्यादा बैठे हैं तो पेन हो रहा है, उसका पेन रिलीविंग का काम करता है। फिर यदि ये मुद्रा कर लिया तो इनहेलेशन कैटिक एसिड है वो कम हो जाता है। यदि प्राण अपान वाली मुद्राएं कर लेते हैं तो मेरे एक डॉक्टर मित्र ने कहा कि ये मुद्रा सौरभुजा की गोली की तरह काम करती है, सौरभुजा की गोली की तरह, किसी हार्ट पेशेंट की। तो मैंने तो कहा मुझे ये छोटी छोटी बातें जो हैं, मंत्र, स्वर मतलब प्रीति और मुद्रा, तो मंत्र तो मिल गया, गायत्री मंत्र। मुझे किसी ने कहा हर एक आदमी कहाँ साबित पड़ेगा, हर एक आदमी कहाँ गायत्री हंस विज्ञान पड़ेगा। मैंने कहा आप गायत्री मंत्र कोई भी ले लीजिए, 24 अक्षरों का जो मंत्र है उसे शास्त्र में गायत्री छंद का है, 24 अक्षरों। फिर किसी ने कहा और कोई मंत्र है तो ओम नमः शिवाय बोलते हैं, ओम नमो नारायणाय बोलते हैं। तो हमने कहा ये क्या है? इसको कहा गया निच्छुत गायत्री छंद। निच्छुत गायत्री छंदा गणपते नमः। मैं इसके लिए कहता हूँ जब आप गणपते नमः, शिवाय नमः,
नारायण महा बोलते हैं तो किसी आदमी ने पूछा आपको कि आपका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है क्या? उसको खुद को भी मालूम नहीं कि आप गायत्री का तो उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए किसी यज्ञोपवीत संस्कार की जरूरत नहीं है, कोई भी बोल सकता है नाम मंत्र। तो ये जो है ओंकार, गायत्री मंत्र और मुद्रा, ये तीन तो मुझे मिल गए, इसका कॉम्बिनेशन किया, लेकिन पहले मैंने इसका खुद एक्सपीरियंस लिया। जब मैं 8 या 10 बार इस प्रकार की मुद्रा करता हूँ, दीर्घ ओंकार का उच्चारण करता हूँ, और मैं क्या फील करता हूँ, यह मैंने पहले जब देखा मुझे ऐसा लगा कि इससे रिलैक्सेशन तो होता है। इट इज ए टाइप ऑफ मांत्रिक मेडिटेशन। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा देश कोड की जरूरत नहीं है, इसके पहले और बाद में बहुत यौगिक आसन करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी कर सकते हैं। इसके लिए पालथी मांग के नीचे बैठने की भी जरूरत नहीं है, आप तो सोफे पे बैठ के भी कर सकते हैं। मैं जस्ट कैजुअली बोलता हूँ, इसने कहा कि यदि हम ऐसी एक मुद्रा करते हैं तो क्या होगा, मंत्र नहीं कहेंगे। मैंने कहा यदि आपको नींद नहीं आ रही होगी, 30 मिनट तक ऐसी मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे तो इंसोम्निया हो तो नींद आना शुरू हो जाएगा, इंसोम्निया दूर हो जाएगा, मेडिटेशन मुद्रा। फिर एक बच्चे ने पूछा लेकिन नींद नहीं आने के लिए क्या करें? क्लास में बैठे टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो तो बहुत बोर है, लेकिन नींद आ रही, क्या करना चाहिए? मैंने कहा वी फॉर विक्ट्री, ये जो मुद्रा है इससे आपकी नींद उड़ जाएगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक परमानेंट, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि आप कहेंगे कि बाबा साहब तो प्रवचन करने के आदी हैं, प्रवचन करते हैं, ये बोलते ही रहते हैं, ये तो नए क्या बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये कॉम्बिनेशन किया मंत्र, मुद्रा और स्वरित ओंकार, तो उसके बाद मैंने एक इनोवेटिव कंसेप्ट मेरे मन में आया। तो भाई हम जब लोगों को बताते हैं कि उससे परिणाम होता है, तो कोई यदि मुझे पूछता है कि आपके ऊपर परिणाम होता है तो आप बता सकते हैं क्या? कैन यू इमेजिन? कोई टेम्परेचर है तो थर्मामीटर से हम मेजर कर सकते हैं, बीपी है तो मेजर कर सकते हैं, शुगर है तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन का इम्पैक्ट है तो मेजर कर सकते हैं क्या? तो ये जब मेरे पास कंसेप्ट आया तो मैं 2002 में पुणे MIT के अंदर गया। पुणे MIT जो है अभी US की MIT जो है उसके साथ उनका कोलैबोरेशन, वहाँ उनका एक सेंटर है ह्यूमन बायो एनर्जी रिसर्च सेंटर। वहाँ जाके मैंने उनको कहा कि आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या कि मैं यदि इस प्रकार का यदि मुद्रा करता हूँ, जाप करता हूँ, तो आप मुझे उसका रिजल्ट बता सकते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, पुणे का हमारे पास है, पुणे के अंदर ह्यूमन बायो एनर्जी रिसर्च सेंटर के अंदर उस समय पहली बार, देश में पहली बार VIP ऑरोग्राफी कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ था, और एनर्जी मीटर वो भी वहाँ आया था। उन्होंने कहा आप प्रैक्टिस कीजिए, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मैंने जब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उनके सामने मैंने अपने तरीके से मंत्र, मुद्रा, स्वर इस पद्धति से जब उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया तो उन्होंने जैसे वीडियो कैमरा देखते हैं वैसे वो PIP ऑरा कैमरा देखा, उसका पूरा रिकॉर्डिंग किया। बाद में मैंने और वहाँ के डॉक्टर्स और जो वहाँ के इंजीनियर थे उन लोगों ने कंप्यूटर पे उसको मॉनिटर किया।
Then again 2 or 3 times I repeatedly I made the same thing. और बाद में जब मैंने देखा, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं पहली बार कर रहा था उस समय की मेरी जो बॉडी फिजिकल कंडीशन थी, मेरी पैकेज में कुछ पेन था, मेरी पैर के समय कुछ पेन था, और आपके यहाँ कुछ यदि जो प्रॉब्लम था हेडेक का, लेकिन पर्टिकुलरली उस 12 बार करने के बाद में वो जो था, वो जिससे मैं रिलैक्स महसूस कर रहा था, तो वो जो कंप्यूटर के ऊपर मॉनिटर कर रहा था, कंप्यूटर जो कलर थे, एग्जैक्टली दोज कलर दे विल चेंजिंग पॉजिटिवली। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसका प्री एंड पोस्ट फोटोग्राफ निकाला, उसका इवेल्यूशन किया, कलरोमेट्रिक फोटोग्राफी जो होते हैं। फिर जब मैंने उसका स्टडी किया तो मुझे ऐसे मालूम पड़ा ये चेंज क्यों होता है। आप जब मेडिटेशन करते हैं, आप जब मंत्र बोलते हैं, आप कभी प्राणायाम करते हैं, आप मुद्रा करते हैं, तो क्या होगा, आपकी मेटाबॉलिक सिस्टम में क्या होगा, बॉडी में इफेक्ट क्या होगा। आई टेल यू there is a type of emotional secretion. There is a type of emotional secretion which create a biochemic, human biochemic impact on your body. ये क्या करता है, ये जब आपके ब्लड में जाता है, बॉडी में जाता है, तो ये फिर ऑर्गन के अंदर ये जो कंटामिनेंट्स है ये कुछ चेंज करते हैं, कलरीमेट्रिक चेंज। आफ्टर दैट स्टडी, जब पहली बार मैंने इसे देखा कि कई बार करने के बाद में इस प्रकार के फोटोग्राफ ले सकते हैं, केवल मेरे नहीं कोई भी कर सकता है, तो फाइनली आई हैड टेकन ए प्रेस कॉन्फ्रेंस एट बॉम्बे। बॉम्बे के अंदर जब मैंने उनको कहा कि हमने एक अलग पद्धति से हमने एक पीपल सेल्फ मोटिवेशन थेरापी, हीलिंग थेरापी, इसको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या है। तो हमने कहा वैदिक पद्धति से बोले तो मंत्र, मुद्रा और स्वर, इसका परिणाम होता है लय और नाद। लेकिन आधुनिक यदि बायो एनर्जी इस सिस्टम से देखा जाए, ह्यूमन बायो एनर्जी, तो लय का मतलब है बायो रिदम और नाद का मतलब है नकारो नरम वायु, नकारो अग्निरिक्षते, नाद मतलब एनर्जी। तो ह्यूमन बायो रिदम, ह्यूमन बायो एनर्जी ये इस विशेष पद्धति से क्रिएट होते हैं। और एक बात आपको ये बता दूँ, क्या है, कमिटेड डे मैंने वहाँ कोट किया, जब पत्रकार लोग थे उनके बीच में, कि यदि आप में से कोई पत्रकार देखना चाहता है इस सिस्टम से वाकई में कुछ होता है क्या, तो वो खुद बैठे हमारी पद्धति से वो मेडिटेशन करे और let us all observe on computer monitor what effect is going on on this computer drive। तो उसका प्री और पोस्ट इसे फोटोग्राफ ले और आप देखिए कि उसके अंदर क्या चेंज हो रहा है। तो फिजिकल चेंज तो हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक्सरे या सोनोग्राफी की पद्धति से मेडिटेशन इम्पैक्ट जो है ये आप बता सकते हैं। तो मैं इसके लिए आपके सामने विषय इसके लिए रखा कि हम तो बोलते हैं कि वेस्ट के अंदर लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम उनको कोट करते हैं। इसी मैसेचुसेट्स इंस्टीट्यूट के अंदर या कैंसस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई रिसर्च हो गया, पेपर में आ गया, तो हम लोग कॉलेज के अंदर या लेक्चर में बोल देते हैं कि दिस एंड दिस हैज बीन रेफर्ड, somebody has carried out this experiment in
that university in California, in Harvard University or in Zurich University. लेकिन what I want to say, you can make your own research here itself, here in my institute also. यहाँ भी आप इनोवेटिव कुछ न कुछ कर सकते हैं. There is no limit for research or any innovation. तो मैं इतना ज़रूर बता दूँ कि मैंने पत्रकार सम्मेलन में कहा, आप किसी पत्रकार को हाथ पे बांध के आप उसका जो फोटो लेंगे तो आप खुद देख लेंगे कि ऑर्गोग्राफिक चेंजेस क्या हो रहा है. तो फिर ये तो बात एक्सपेरिमेंट की रही. उसके बाद मैंने कई रिसर्च पेपर में पब्लिश भी हो गए. एक दो लोगों ने PhD भी कर लिया, मेरे अंडर PhD भी किया है. लेकिन मुझे एक बात मालूम है, जब रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, PhD अवार्ड हो जाती है, तो आपका जो बुक है या आपका रिसर्च पेपर जो है वो किसी लाइब्रेरी या इंस्टीट्यूट के अंदर सिर्फ उस पर्टिकुलर किसी अलमीरा के अंदर बन के रह जाता है. और आपको इतना ही सेटिस्फेक्शन रहता है कि somebody has quoted his PhD कि आपने इस टाइप का रिसर्च किया. बट वन थिंग आई टेल यू, मैं तो जो रिसर्च करते आ रहा हूँ, मैंने कहा ये तो पब्लिक के लिए, बाय द पब्लिक